हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज खुशहाल त्रिपाठी एंड आई एम टीजीटी मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीबीएसई के सैंपल क्वेश्चन पेपर की फॉर बेसिक स्टूडेंट्स। ऑलराइट, मतलब जिन्होंने बेसिक मैथमेटिक्स लिया है ये पेपर उनके लिए है। और मेन चीज जो हम इसमें कवर करने वाले हैं वो है सेक्शन ए के क्वेश्चंस को। तो टोटल 20 क्वेश्चंस हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे सॉल्व करना है। ऑलराइट, तो उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो हमारे लिए बेसिक इंस्ट्रक्शन है बेसिक सैंपल पेपर के लिए या मैथमेटिक्स के पेपर के लिए वो क्या क्या है, उसको देख लेते हैं। देखिए, जब भी हमारे पास सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर आते हैं तो उसमें सीबीएसई आपको सिर्फ बता देना चाहता है कि जो पेपर का लेवल होगा वो यहाँ तक होगा। ऑलराइट, और दूसरी बात, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं मैथ्स की, तो आप इसी क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग ही तैयारी करें। कई बार क्वेश्चंस को स्टूडेंट्स को लग रहा है कि सर असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस आएंगे या नहीं आएंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस सैंपल क्वेश्चन पेपर असर्शन रीजनिंग के कोई क्वेश्चंस नहीं है, तो आपको उनकी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। राइट, आप सिर्फ एमसीक्यू की तैयारी करें और केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस की तैयारी करें हर चैप्टर की। ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं क्या है बेसिक इंस्ट्रक्शन इस वीडियो में और इस पेपर में हमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात है कि इस पेपर के अंदर आपको 3 सेक्शंस मिलेंगे, दैट इज सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। ऑलराइट, और अगर आप सेक्शन ए की बात करें तो टोटल 20 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन की जो वेटेज होगी वो 1 मार्क्स की होगी। इस 20 क्वेश्चन में से आपको टोटल 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपको 4 क्वेश्चंस की चॉइस मिलेगी। एक बात हो गई। दूसरी, अगर हम लोग बात करें सेक्शन बी की, तो सेक्शन बी के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा टोटल 20 क्वेश्चंस हैं और हर 20 क्वेश्चंस के अगर आप एच क्वेश्चंस की वेटेज देखें तो वो 1 मार्क्स है। राइट, अगेन यहाँ पर आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं? टोटल 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चंस की चॉइस मिलेगी। ठीक है ना। वहीं अगर हम लोग बात करें सेक्शन सी की, जो कि तीसरा सेक्शन है, उसमें आपको टोटल 10 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जो कि दोनों ही केस स्टडी, केस बेस्ड स्टडी जो क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, उसके ऊपर ये क्वेश्चंस है। टोटल आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे और उसमें से आपको 8 क्वेश्चंस करने होंगे, यानी कि आपको कितनी चॉइस मिल रही है? 2 की चॉइस मिल रही है। अब अगर आपके मन में ये आ रहा है कि सर मैं तो सेक्शन ए के मुझे सारे क्वेश्चंस आते हैं, मैं 20 के 20 क्वेश्चन कर लूंगा, वेरी गुड, अच्छा है, करिए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। लेकिन मैं आपको इस चीज के बारे में ज्यादा से पहले क्लियर बता दूं कि अगर आपने ऐसा किया कि हमें सेक्शन ए में आपके 20 सवाल मार्क करे हुए दिखाई दे गए, तो जो फर्स्ट 16 होंगे, फर्स्ट 16 क्वेश्चन होंगे, हम उन्हीं को करेक्ट मानेंगे। इस बात का ध्यान रखें। चाहे ऐसा हो सकता है कि बीच में आपके 2-3 सवाल गलत हो जाएं और बाकी के 17-18 सही निकलें, हम फिर उससे ध्यान नहीं रखेंगे। इसलिए आप इस चीज का ध्यान रखें कि आपने सिर्फ 16 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, वो अपनी चॉइस से। 4 क्वेश्चंस को आप छोड़ सकते हैं, तो चॉइस का अच्छे तरीके से ध्यान रखें। ऑलराइट, इसके अलावा जो हमें बात ध्यान रखनी है कि देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। ऑलराइट, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जितने क्वेश्चन आप करने हैं आराम से करिए। तो अगर आपसे क्वेश्चन गलत भी हो जाता है तो आंसर मार्क्स आपको 0 मिल जाएंगे, माइनस में नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपने और जो बातों का ध्यान रखना है, जो आपको टोटल टाइम मिलेगा सॉल्व करने के लिए, दैट इज 90 मिनट और मैक्सिमम मार्क्स जो हैं इट इज 40 मार्क्स। ओके, इसके अलावा जो नेक्स्ट चीज आपने ध्यान रखनी है वो है आपका रीडिंग टाइम। तो रीडिंग टाइम की अगर हम लोग बात करें तो आपका रीडिंग टाइम भी इंक्रीज हो गया। अगर आपने डेट शीट देखी हो तो आपको पता लग जाएगा कि आपका रीडिंग टाइम इस वक्त 20 मिनट्स है। पहले ये 15 मिनट्स हुआ करता था और अब आपको 20 मिनट्स रीडिंग करने के लिए मिलेंगे, पेपर को समझने के लिए मिलेंगे। उसके बाद आपको 90 मिनट्स अलग से दिए जाएंगे उस पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो आप समझ लीजिए कि टोटल टाइम जो आपको मिलना है वो मिलना है कितना? 110 मिनट्स। तो इस चीज का ध्यान रखें और एग्जाम की जिस तरीके से भी आप तैयारी कर रहे हैं, इन चीजों का, बेसिक बातों का ध्यान रख के तैयारी करें, इससे आपकी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। ऑलराइट, तो अब अगर ये बातें सारी क्लियर हैं, हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस पे। और इसमें मैं आपको फिर से एक बार याद दिला देता हूं कि हम लोग सेक्शन ए को कवर करेंगे इस वीडियो में, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, इसको समझ लेते हैं। ए बॉक्स कंटेन कार्ड्स नंबर्ड 6 to 50. A card is drawn at random from the box. The probability that the drawn card has a number which is perfect square like 4, 9 is. Okay.
तो क्या मतलब है इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक बॉक्स है जिसके अंदर कुछ कार्ड्स रखे गए हैं, उन कार्ड्स के जो नंबर्स, उसमें जो नंबर हमने रखे हैं, मतलब 6 से स्टार्ट करा है, तो 6 से लेके 50 तक उस पर हमने नंबर प्लॉटिंग कर दी। सपोज एक बॉक्स है, तो हमने क्या किया, जैसे एक कार्ड है उसके ऊपर 6 लिखा हुआ है, दूसरा कार्ड है उसके ऊपर 7 लिखा हुआ है, ऐसे तीसरा कार्ड है उसके ऊपर 8 लिखा हुआ है, एंड सो ऑन। कितने कार्ड ऐसे पड़े हैं, ऐसे पड़े हैं अलग अलग, और टोटल 50 तक हमने लिख के रख दिया है। तो हो क्या रहा है कि आप उसमें से अगर एक कार्ड को निकालते हैं, तो बताइए प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि जो कार्ड आपने निकाला वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। अब बात आती है इसमें दो चीजों की, जो बच्चों की मैं गलती होते देख रहा हूँ, मिस्टेक देख रहा हूँ। सबसे पहली बात कि सर इसमें टोटल आउटकम्स जो है वो गलत निकाल रहे हैं, एक चीज, ठीक है, तो इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और दूसरी प्रॉब्लम उनके साथ ये आ रही है, सर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होते हैं, इस चीज में वो फंस रहे हैं, तो इन्हीं के ऊपर चर्चा करके फिर हम आपको क्वेश्चन करवाते हैं। चलिए देखिए, तो टोटल आउटकम्स देखिए, बेसिकली आप यहाँ देखिए कि यहाँ पे जो कार्ड्स रखे गए हैं वो उस पर नंबर लगा दिया है 6 से लेके 50 तक। तो कभी भी आपको अगर टोटल नंबर ऑफ कार्ड इस तरीके से निकालना हो कि आपके पास कार्ड्स हैं और उसमें से आपको पता है कि कार्ड्स के ऊपर नंबर लगा दिया गया है, तो आप क्या करें, जो हाईएस्ट नंबर है उसमें से लीस्ट नंबर को माइनस कर दें। तो आपने करा 50 माइनस 6, अब बच्चे कहते हैं 44 हो गया, ये गलत है। अब जो ये नंबर निकाला है आप इसमें 1 ऐड और कर दें, तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स आपको मिल जाएंगे, दैट इज 45। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हमारे 45 है। ऑलराइट, अब बात आती है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमारे पास कौन से हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर की बात ये हो रही है, जैसे देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास काउंटिंग में यहाँ पे लिखता हूं, मैं आपके लिए यहाँ पे काउंटिंग लिखूं, सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, अप टू 10 तक लिख लेते चलो यहाँ पे। तो देखिए ऐसे नंबर जो किसी एक नंबर को दो बार मल्टीप्लाई करने पे मिलते हो, है ना, किसी एक नंबर को दो बार मल्टीप्लाई करने पे ऐसे नंबर मिलते हो, उनको हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4, ठीक है, 2 को आप मतलब 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपको 4 मिल गया। इसी तरह से आप 3 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब 3 को दो बार आपने मल्टीप्लाई कर लिया, दूसरा नंबर आ गया 9। इसी तरह से 4 को आप 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ गया 16। 5 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ गया 25। तो ये सारे नंबर्स आपस में क्या, इन सारे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोलते हैं। ओके, तो हमें ये देखना है कि 6 से लेके 50 के बीच में ऐसे कितने कार्ड्स हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर उनके ऊपर होगा। तो देखिए सबसे पहला तो आपके पास हो जाएगा 9 हो जाएगा, है ना, 9 के बाद 16 हो जाएगा, 16 के बाद 25 हो जाएगा, इसके बाद 36 हो जाएगा, इसके बाद 49 हो जाएगा, दिस इज द लास्ट नंबर। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास फेवरेबल आउटकम्स कितनी होगी, 1 2 3 4 5, और टोटल आउटकम्स कितनी है 49। ओके, तो बस अब आप ये वैल्यूज को यहाँ पर लिख दीजिए, आपका आंसर आपके पास 1 मिनट में आ जाएगा। देखिए कैसे करना है इसे, ये देखिए, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए फेवरेबल आउटकम्स is equal to 1 2 3 and 4 5, एंड टोटल आउटकम्स जो कि अभी मैंने बताया आपको, वो कितनी हो जाएगी, इट इज 45, राइट। तो प्रोबेबिलिटी आपके लिए क्या बनेगी, दैट इज P इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। इसका फॉर्मूला लिखिए यहाँ पे और आंसर लिख सकते हैं, 4/45 कैंसिल करेंगे, कितना आ गया 1/9 आ गया। ऑलराइट, तो दिस इज द आंसर, और हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन डी। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज, तो चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। ओके, सो दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 2, इसको देखते हैं क्या कहता है ये। इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 42 सेंटीमीटर, इफ एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री at the center where pi is equal to 22/7, then the length of the arc is, all right। so basically students question इसमें क्या, क्वेश्चन का मेन मीनिंग क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। एक सर्कल है, ओके, जिसका डायमीटर आपको पता है 42 सेंटीमीटर। अगर उसके सेंटर पे अगर हम एक एंगल, एक आर्क ने क्या किया है, एंगल को सबटेंड किया है, दैट इज 60 डिग्री एट द सेंटर, ऑलराइट। तो पूछा जा रहा है कि बताइए उस आर्क की लेंथ क्या होगी। क्वेश्चन सिंपल सा ये है,
इस क्वेश्चन को अच्छे से और समझने के लिए मैं आपके लिए एक फिगर भी ले लेता हूं ताकि आपको और क्लैरिटी आ जाए। तो दिस इज द फिगर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक सर्कल है, ऑलराइट। तो ये जो आर्क है BC, इसने क्या किया है, सेंटर पे एक एंगल बना दिया है विच इज 60 डिग्री। मैं यहाँ पर आपको करके दिखा देता हूँ, दिस एंगल इज 60 डिग्री। ओके, तो कहा गया कि आप हमें इस आर्क की लेंथ निकालिए, यानी ये BC की लेंथ निकालनी है। और अगर आपको इसको और ज्यादा एनालाइज करके समझना है कि हमें किस लेंथ को निकालना है, तो बेसिकली इस लेंथ को निकालना है, इस कर्व्ड वाली लेंथ को, ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले आप क्या लिखें, यहाँ पे गिवन लिख लें। और गिवन क्या है आपके पास, आपको डायामीटर पता है, डायामीटर इज इक्वल टू कितना, 42 सेंटीमीटर। तो इसकी हेल्प से आप कह सकते हैं कि भाई रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, राइट। और आपको ये भी कहा गया है कि जो आप पाई की वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे वो कितना हो जाएगा, दिस इज 22/7। ये वाली बात हो गई, ठीक है। अब देखिए जो लेंथ ऑफ द आर्क है उसको आप कैसे निकालते थे, मैं यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिख के दिखा देता हूं आपको। लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू कितना, थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। ओके, तो सारी वैल्यूज हमारे पास है, अब इसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। इट इज इक्वल टू 60 अपॉन 360, दिस वन, 2πr यानी कि 2 इंटू 22/7 हो गया। और r की वैल्यू कितनी है, 21। लीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेशन को, देखिए कैसे हमें कैलकुलेशन करनी है उसके ऊपर ध्यान दीजिए। तो 60 को आप 360 से कैंसिल कीजिए, दिस इज 1/6। ओके, अब 2 है, ये 22 है, 7 को आप इससे कैंसिल कीजिए, ये हो गया 3। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं दिस वन, 2 इंटू 22 इंटू 3। अभी भी आप कोशिश करें कि आप इस 6 को हटाने की कोशिश करें, तो 2 से कैंसिल करेंगे, यहाँ पे 3 आ जाएगा, और 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, तो कितनी वैल्यू आ गई, दैट इज 22 सेंटीमीटर। ओके, तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि ये जो लेंथ है आर्क की वो कितनी है, 22 सेंटीमीटर। और हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑलराइट स्टूडेंट, अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन 3 इज दिस, इसमें क्या कहा गया है इसको पहले पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए, इफ sin थीटा इज इक्वल टू x एंड sec थीटा इक्वल टू y, देन tan थीटा इज, ऑलराइट। सो स्टूडेंट बेसिकली इसमें क्वेश्चन में हमें करना क्या है, हमें sin थीटा की वैल्यू गिवन है और sec थीटा की वैल्यू गिवन है। तो कहा जा रहा है हमें बताइए tan थीटा की वैल्यू क्या होगी। सो बेसिकली वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा जब हमारे पास ये दो वैल्यूज गिवन है। ओके, तो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। आपको याद होगा जब आपने ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज 8.1 की होगी, तो वहां पे आपके टीचर्स ने जरूर बताया होगा कि tan थीटा की वैल्यू क्या होती है। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा। इसके अलावा आपने बेसिक बात तो सुनी हुई है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस को भी हम tan थीटा कहते हैं। बट फिलहाल अभी हमें इसको इस मेथड के इस वाली फॉर्मूले से भी सॉल्व करना है, ठीक, इससे ही करना है वैसे, है ना। तो चलिए, अब देखिए यहाँ पर आपको sin थीटा की वैल्यू तो पता है, लेकिन cos थीटा की वैल्यू डायरेक्टली नहीं दी हुई। बस अब हम क्या करें, पहले cos थीटा की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे गिवन है कि sin थीटा इज इक्वल टू कितना, x एंड sec थीटा इज इक्वल टू कितना, y। आप एक बात जानते हैं कि आप sec थीटा को क्या लिख सकते हैं, दैट इज 1/cos थीटा। यानी sec का अगर आप रेसिप्रोकल करेंगे आपको 1/cos थीटा मिल जाएगा, है ना। और किसकी वैल्यू आ गई, y। तो यहां से आपको नहीं लगता कि cos थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी होने वाली है, दैट इज 1/y। इसको हमने ट्रांसपोर्ट कर दिया, y को इधर ले आए और cos को इधर ले गए। सो cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 1/y हो गई। बस अब आप इन वैल्यूज को इसमें पुट कर दीजिए, आंसर आपके पास आ जाएगा, यानी ये और ये। ठीक है जी, अब पुट कैसे करना है देखो। तो sin थीटा की वैल्यू हो गई x और cos थीटा की वैल्यू होगी 1/y। ये y ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, x इंटू y। ऑलराइट, तो देख लेते हैं हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, दैट इज x इंटू y। ओके, तो हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन हमें जो दिख रहा है ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन ए। क्लियर, दिस इज इट। ठीक है जी, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें, घबराएं नहीं, टेंशन ना लें। ऑलराइट, चलते हैं अपने अगले सवाल पे। सो दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं क्या कहता है। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन y इक्वल टू 0 and y equal to -5 has, alright। so basically इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है,
हमसे पूछा गया कि अगर आपके पास दो इक्वेशन दे दी जाएं, लीनियर इक्वेशन दे दी जाएं, एक तो है y इक्वल टू 0 और एक है y इक्वल टू -5, तो जो सॉल्यूशंस होंगे उनका क्या नेचर होगा? क्या उसके पास वन सोल्यूशन होंगे, क्या टू सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होंगे या नो सोल्यूशन होंगे? अब इस क्वेश्चन में बच्चे कहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान लगाना है क्लास 9th में। क्लास 9th में, अब इसका मतलब ये नहीं है अब आप 9th की बुक लेके बैठ जाएं, ऐसा ना करने बैठ जाना। मैं बस आपको याद दिला रहा हूँ कि इसको सॉल्व करने का बेस्ट तरीका क्या है, ठीक है ना? अदरवाइज कुछ टीचर आपको, या आपने इस तरह से भी किया होगा कि सर यहाँ पे एक कोएफिशिएंट को हमने 0 मान लिया, x बन गया, उसके बाद प्लस y आ गया और c का कोएफिशिएंट 0 ही है, इक्वल टू 0। फिर आप वही a1/a2 b1/b2 करके देख रहे होंगे, है ना? लेकिन ये बहुत सिंपल है, ये उससे भी ज्यादा इजी लगेगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्लास 9th में आपने एक्सरसाइज 4.4 का कॉन्सेप्ट याद होगा आपको। उसमें क्या था, आपको एक्सिस के पैरेलल लाइंस के बारे में बताया गया था। तो अगर y इक्वल टू समथिंग आता था, हम क्या कहते थे कि वो x एक्सिस के पैरेलल जाएगी लाइन, है ना? इसके बारे में हमने बात करी थी। तो चलिए इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं आपके लिए ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ, फिर उसके थ्रू हम समझते हैं। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने आपके लिए एक रफ फिगर तैयार कर दी है ना? तो इसमें आप देखिए ये एक्स वाई प्लेन है, दिस इज एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल और वाई एक्सिस जो कि वर्टिकल लाइन है। तो जब आपको y इक्वल टू 0 की बात हो रही है तो y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस हो गया, राइट? तो आप इस तरह से लाइन को कंसीडर करें कि ये y इक्वल टू 0 है, ठीक है? दूसरा y इक्वल टू -5, यहाँ पे स्पेस नहीं मिला तो आप समझ लीजिए कि y इक्वल टू -5 सपोज यहाँ से पास हो रही है, क्योंकि आपको पता है कि y इक्वल टू समथिंग वो क्या होती है, पैरेलल टू x एक्सिस होती है। तो आप देख सकते हैं दोनों लाइनें आपस में क्या है, पैरेलल हैं, और जब भी दो लीनियर इक्वेशंस की लाइन पैरेलल होती हैं तो उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, यानी कि दे विल हैव नो सॉल्यूशंस। तो देख लेते हैं हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑलराइट स्टूडेंट, तो दिस इज अ कॉन्सेप्ट। वहीं अगर मान लीजिए कि x इक्वल टू समथिंग आया होता, लाइक x इक्वल टू 0 आया होता, है ना? तो उस केस में क्या होता कि ये लाइन जो इक्वेशन आप बनाते वो y एक्सिस के पैरेलल हो जाती, ठीक है ना? और अगर जैसे कि स्टैंडर्ड पेपर में भी एक क्वेश्चन आया हुआ था जहां पे y इक्वल टू समथिंग और x इक्वल टू समथिंग था, तो वो कुछ इसी तरीके से हमने ड्रॉ करी है, उसमें इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट हो रही है। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो ठीक है, अदरवाइज कोई क्वेरी हो तो आप अपना कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ सकते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। सो दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 5। क्या कहता है जरा देखिए, इफ फेयर डाई इज थ्रोन, if fair die is thrown once, the probability of even composite number is, alright। so बच्चों ये इसका क्या मतलब है क्वेश्चन का, इसको पहले समझ लेते हैं कि एक डाइस है, डाई है ना, जैसे लूडो खेलते हैं, वो एक फेयर है, मतलब कोई उसके अंदर हमने धांधलेबाजी नहीं करी, बिल्कुल क्लियर है डाइस। उसको आपने अगर एक बार थ्रो किया तो बताइए इवन कंपोजिट प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, फाइंड करके बताइए। अब देखिए इसमें क्वेश्चन जो है देखने में तो चैप्टर नंबर 15 का है, नो डाउट, लेकिन इसमें एक चीज आप और सीख कर रहे हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 1 से, कि भैया यहाँ पे कंपोजिट नंबर क्या है। एक तो ये बात होनी चाहिए, उसके अलावा फिर ये इवन भी बोल दिया इन्होंने कि इवन कंपोजिट नंबर क्या हो गया। तो पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर हम कहते हैं किसको है। तो पहले मैं आपको ये बताता हूँ, फिर आपसे चर्चा करते हैं कि कैसे होगा ये क्वेश्चन। देखिए, तो आपने प्राइम नंबर के बारे में सुना होगा, वहीं पे उसका दूसरा समझ लीजिए कंपोजिट नंबर होता है। कंपोजिट नंबर का मतलब क्या है, ऐसे कोई भी नंबर जिनके दो से ज्यादा फैक्टर हो, ठीक है? नंबर्स विच हैव, मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ ऐसे मतलब समझाने के लिए, विच हैव मोर देन, ये हमने मैसेज वाली लैंग्वेज यूज कर लिया, विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आप पहले कंपोजिट नंबर की बात करें, 4 हो गया, तो 4 के अगर आप फैक्टर निकालेंगे, देखिए आप जानते हैं एक आएगा 1, एक आएगा 2 और एक आएगा 4, तो एक से ज्यादा फैक्टर आ गए। इसी तरह से आप और भी निकाल सकते हैं, लाइक 6। इसी तरह से आप देखिए 1, 2, 3 एंड 6, तो 6 भी आपके लिए क्या है, कंपोजिट नंबर है, ठीक है ना? तो इसको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। वहीं अगर हम प्राइम नंबर की बात करें तो ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक नंबर एंड नंबर, एक तो 1 होता है और एक नंबर इटसेल्फ होता है, ठीक है? तो इसको मैं अभी कुछ नहीं, इसके ऊपर चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। या देसी भाषा में अगर आप समझना चाहें, ऐसे नंबर्स जो दूसरों से भी डिवाइड हो जाते हैं उसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं, बस सिंपल सी बात है।
तो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि कंपोजिट नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, बेसिकली इवन कंपोजिट नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है ये बताना है। तो आपको पता है कि अगर आप डाइस की बात करेंगे तो डाइस के अंदर टोटल 6 आउटकम्स होती है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, इसमें हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। तो देखिए आपको दिखाई दे रहा है कि पहले 3 नंबर तो कंपोजिट है ही नहीं, तो कौन कौन से, एक तो 4 है और एक 6 है, ये तो वैसे ही आसान हो गया है ना। तो इवन नंबर की बात हो रही है, तो देखिए एक तो 4 हो गया और एक 6 हो गया, तो ये दोनों नंबर कैसे हैं, इवन भी हैं और कंपोजिट नंबर भी हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो आपके लिए फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएगी, दैट इज 2। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फेवरेबल आउटकम्स इक्वल टू 2, और टोटल आउटकम्स कितनी हो जाएगी, दिस इज 6। तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 2/6, कैंसिल कीजिए 1/3। तो हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बताइए क्लियर है। अगर अभी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग हमसे बात कर सकते हैं। ऑलराइट, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। ओके, सो अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। एंड क्वेश्चन नंबर 6 इज 8 chairs and 5 tables cost rupees 10,500, while 5 chairs and 3 tables cost rupees 6,450 rupees. The cost of each chair will be. Alright, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसको समझते हैं। देखिए हमें बताया गया कि अगर आप 8 चेयर्स और 5 टेबल्स खरीदने जाते हैं तो टोटल कॉस्ट आपको पे करनी है 10,500 रुपए, यानी 10,500। वहीं अगर आप 5 चेयर्स और 3 टेबल्स परचेज करने जाते हैं तो टोटल कॉस्ट आपको पे करनी है 6,450 रुपीज। ओके, तो पूछा जा रहा है कि बताइए कि अगर आप एक चेयर खरीदेंगे तो उसकी कॉस्ट क्या होगी। तो कॉस्ट ऑफ ईच चेयर आपको फाइंड करना है, ये है क्वेश्चन की मेन कंडीशन। तो इसको शुरू कैसे करेंगे, आप यहाँ पे लिख सकते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ वन चेयर बी एक्स। तो जो चीज हमें फाइंड करनी होती है उसको हम वेरिएबल लेट कर लेते हैं। लेट कॉस्ट ऑफ वन चेयर, कॉस्ट ऑफ वन चेयर बी एक्स एंड कॉस्ट ऑफ वन टेबल बी वाई। ऑलराइट, तो अगर हम इस कंडीशन को ऐसे मानते हैं तो इसके हेल्प से हम ये इक्वेशन बना सकते हैं, है ना। तो कॉस्ट ऑफ वन चेयर अगर x है तो 8 चेयर की कितनी हो जाएगी, 8x, है ना। और अगर 5 टेबल्स की, जो 5 टेबल्स हमने ली है और एक टेबल की जो कॉस्ट है y है, टोटल कितनी हो जाएगी, दैट इज 5y। और उन्होंने कहा कि अगर आप इन दोनों का सम कर देते हैं टोटल कॉस्ट का तो कितना आ रहा है, 10,500। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन की तरफ चलें तो कहते हैं अगर आपने 5 चेयर्स परचेज करी तो इसकी चेयर्स की कॉस्ट क्या हो जाएगी, 5x। और अगर आप टेबल की कॉस्ट की बात करें कितना हो जाएगा, 3y। एंड दिस इज इक्वल टू कितना, 6,450। सो दिस इज द वे टू मेक द इक्वेशन फ्रॉम दिस सिचुएशन। ऑलराइट, बस अब आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर दीजिए, किसी भी मेथड से आप कर सकते हैं, चाहे आप एलिमिनेशन मेथड लगाइए, चाहे आप क्या कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाइए, आपका काम बन जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो कॉस्ट ऑफ ईच चेयर आएगी, यानी आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करें या एलिमिनेशन का करें, y को एलिमिनेट हो जाएगा सीधा सीधा। तो आप x की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो आपको पता लगेगा x इज इक्वल टू कितना, 750। ऑलराइट, सो हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फिर भी अगर आप डाउट्स में हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब चलते हैं अपने अगले सवाल पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। So this is a question number 7। देखिए क्या कहता है ये, if cos theta plus cos square theta is equal to 1, then the value of sin square theta plus sin raised to power 4 theta is। Alright, so basically इस क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया और क्या पूछा गया है, हमें बोला गया कि अगर cos theta plus cos square theta की वैल्यू 1 है, यानी दिस, तो बताइए sin raised to power 2 यानी sin square theta plus sin raised to power 4 theta की वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले अगर आप इसकी बात करें जो आपको गिवन है, यहां लिख लीजिए cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां से अगर आप cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, देखिए cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये चीज आ गई। अब 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा है तो आपको याद होगा कि आपकी एक आइडेंटिटी थी, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा
इक्वल टू 1, और अगर आप यहाँ से cos स्क्वायर थीटा को इधर शिफ्ट कर देते हैं तो आप कह सकते हैं इट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, राइट, ये चीज। तो राइट हैंड साइड पे आपने 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिखा हो तो आप कह सकते हैं यहाँ से कि cos थीटा इज इक्वल टू कितना, साइन स्क्वायर थीटा के, ये चीज। ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा हमने इसलिए किया है कि अगर हमारे पास cos थीटा की वैल्यू दी हुई है और हमें साइन की वैल्यू पूछी जा रही है तो हम देख रहे हैं एक्सप्रेशन को साइन में कन्वर्ट करने की या cos में कन्वर्ट करने की, ताकि हम यहाँ पर वैल्यू को रख दें, क्योंकि हमें यहाँ पे cos की वैल्यूज पता है, ये जो एक्सप्रेशन दी गई है उसके एक्सप्रेशन का इस्तेमाल हम लोग कर पाएंगे। तो यहाँ से देखिए इंडिकेट हो रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू है cos थीटा। तो आपको नहीं लगता साइन रेज टू पावर 4 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी इसी का आप स्क्वायर कर दीजिए। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ तो आप यहां से कहेंगे कि दिट इज cos स्क्वायर थीटा एंड दिस विल बी साइन रेज टू पावर 4 थीटा। ठीक है ना, इसका स्क्वायर करेंगे तो रेज टू पावर 4 हो जाएगा। क्लियर। अब बस आपको इन दोनों की वैल्यू मिल गई है, इस वाली एक्सप्रेशन में पुट करें, आंसर आपके पास आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है, cos थीटा, यहाँ रख दीजिए cos थीटा, प्लस साइन रेज टू पावर 4 थीटा की वैल्यू कितनी है, cos स्क्वायर थीटा, ये लीजिए ये भी लिख दिया आपने। ठीक है, तो अब इन दोनों का वैल्यू आपको ऑलरेडी पहले से पता है, दैट इज 1, तो आप कह सकते हैं दिस इज इक्वल टू 1। क्लियर, बहुत सिंपल। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। ओके, सो दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखिए जरा। द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 23 अपॉन 2 रेज टू पावर 3 इंटू 5 रेज टू पावर 2 विल बी। ऑलराइट, सो जो ये क्वेश्चन है बेसिकली है आपका एक्सरसाइज 1.4 से। ठीक है, अब देखिए एक कॉन्सेप्ट आपने सीखा था, आपने सीखा था कि अगर आपके पास कोई भी एक रैशनल नंबर दे दिया जाए p अपॉन क्यू की फॉर्म में, और आप q के फैक्टर्स को अगर आप निकालें और वो इस फॉर्म में आ जाए 2 रेज टू पावर m इंटू 5 रेज टू पावर n की फॉर्म में, तो ये जो पूरा का पूरा नंबर होगा p अपॉन क्यू, वो क्या होगा, एक तरह से टर्मिनेटिंग होगा। ये कॉन्सेप्ट आप सीख कर आए हैं, 9th में भी था इसका डिस्कशन। अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आ रही तो मैं आपको बेसिक भाषा में बता देता हूँ, देसी भाषा जिसे कहते हैं, कि अगर आपके पास कोई भी किस तरह का रैशनल नंबर हो p अपॉन क्यू की फॉर्म में, और आपने क्या करा है, डिनोमिनेटर में जो नंबर है दैट इज q, इसके लिए इसके आपने फैक्टर्स निकाले, और फैक्टर्स निकालने में पता लगा कि इसके अंदर या फैक्टर्स में या तो सिर्फ 2 आ रहा है या 5 आ रहा है या फिर दोनों आ रहे हैं 2 एंड 5। तो इस केसेस में हम क्या कहते हैं कि जो हमारा ये p अपॉन क्यू है पूरा का पूरा टर्मिनेटिंग होगा। ओके, अदरवाइज अगर इसमें और कोई नंबर आ जाते हैं और वो कैंसिल नहीं होते p से, तो ये नंबर क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है। तो हमारे यहाँ पे कंडीशन पूरी फुलफिल हो रही है, 23 है और फैक्टर्स में देखिए 2 है और 5 है, इसलिए क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे लिए कौन सा हो जाता है, ऑप्शन ए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलिए अब चलते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, द एलसीएम ऑफ 2 रेज टू पावर 3 इंटू 3 रेज टू पावर 2 एंड 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3 रेज टू पावर 3 इज। ऑलराइट, सो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये है एक्सरसाइज 1.2 से 10th क्लास एनसीईआरटी, है ना। तो इसमें क्या है कि आपसे पूछा जा रहा है कि इन दोनों नंबर का आप एलसीएम निकालें। तो जनरली जो एनसीईआरटी में एक्सरसाइज दी गई है उसमें एक नंबर दिए जाते हैं आपको, आप उन नंबर के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, फिर आप एलसीएम निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। यहाँ पर मजे की बात यह है कि आपको ऑलरेडी नंबर्स के फैक्टर्स करके दे दिए गए, प्राइम फैक्टर्स करके दे दिए गए हैं। ठीक है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं, सपोज एक नंबर है ए जिसके प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं 2 रेज टू पावर 3 इंटू 3 रेज टू पावर 2, और दूसरा नंबर है बी जिसके प्राइम फैक्टर्स क्या आ रहे हैं 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3 रेज टू पावर 3। तो अब जरा यहाँ पर आप एक चीज का ध्यान रखें, जब आपने एलसीएम फाइंड करना होता है ना, तो आप क्या करते हैं, आप ये देखते हैं कि दोनों के पास कॉमन प्राइम नंबर्स कौन कौन से आ रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ 3 है तो यहाँ पे भी 3 है, राइट, दिस इज 2, दिस इज 2, ये 3, ये 3। उसके बाद आप इन दोनों में कंपेयर करते हैं कि पावर, हाईएस्ट पावर कितनी है। जब आपने एलसीएम फाइंड करना है तो आप क्या देखते हैं, आप हाईएस्ट पावर देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों के पास जो प्राइम फैक्टर आ रहे हैं, एक तो 2 आ रहा है और एक 3 आ रहा है। तो देखिए दोनों को अगर आप कंपेयर करें, 2 की हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, वो डेट इज 3 आ रही है, और 3 की हाईएस्ट पावर अगर आप इन दोनों में कंपेयर करें, यहाँ 2 है यहाँ 3 है, वो भी कितनी आ रही है, 3 आ रही है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, दैट इज 2 रेज टू पावर 3 इंटू 3 रेज टू पावर 3, ये एलसीएम हो गया। अब इसी तरह से मान लीजिए अगर आपसे एचसीएफ निकालने के लिए कहा जाता है तो आप क्या करते हैं, लीस्ट पावर देखते, है ना।
जब आपने एचसीएफ निकालना होता तो ये देखते 2 की लीस्ट पावर कितनी है, दैट इज 2, और 3 की लीस्ट पावर कितनी है। अब ये देखो ये 2 है ना, तो यहाँ पे 2 की पावर 3 है और यहाँ पे 2 की पावर 2 है, तो लीस्ट कौन सी होगी, ये वाली, तो आप लेंगे 2 रेज़ टू पावर 2। ये भी 3 है, ये भी 3 है, और 3 की लीस्ट पावर यहाँ पे कितनी है, दैट इज 2। तो आप जब एचसीएफ निकालना होगा तो लीस्ट पावर लेते हैं, और अगर जब आपने एलसीएम निकालना है तो आप हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो 2 रेज़ टू पावर 3 एंड 3 रेज़ टू पावर 3 इज द आंसर। और देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन हमारे लिए कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन इज सी। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 10। क्या कहता है जरा देखिए इसे। The HCF of two numbers is 18 and their product is 12960. Their LCM will be. Alright. तो क्वेश्चन जो है बेसिकली है एक्सरसाइज 1.2 से, है ना। ये वहां पे हमने सीखा था रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स एंड देयर HCF एंड LCM, ये क्वेश्चन था। तो कॉन्सेप्ट में हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था कि अगर आपके पास कोई दो नंबर हैं, एक A और एक B, आप इनका अगर HCF फाइंड करते हैं तो वैल्यू आती है H, LCM फाइंड करते हैं किनका, इन दोनों नंबर का A और B का, तो वैल्यू आती है L, है ना। तो इन दोनों में, इन सब में आपस में रिलेशन होता है, वो क्या होता है कि A इंटू B इज इक्वल टू HCF इंटू LCM, मीन्स प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM। बस आप इसी का इस्तेमाल करें। तो जैसे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है HCF की वैल्यू कितनी है, 18 है, तो ये वैल्यूज को आप पुट कर सकते हैं, और प्रोडक्ट ऑफ द नंबर कितना है 12960। HCF की वैल्यू कितनी है हमारे पास 18 है, तो 18 इंटू LCM हो गया, LCM की वैल्यू निकाल दीजिए 12960 डिवाइडेड बाय 18 इक्वल टू L, L मतलब LCM। इसको सॉल्व कीजिए, वैल्यू आ जाएगी आपके पास। सो LCM इज इक्वल टू कितना 720, इसको सॉल्व करेंगे 720 आ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे लिए कौन सा हो गया, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट स्टूडेंट, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्या कहता है ये। इन द गिवन फिगर DE पैरेलल BC, which of the following is true? ओके, सो ये फिगर आपको दी गई है, दिस इज अ ट्राइंगल ABC, जिसके अंदर ये जो लाइन है DE वो पैरेलल है किसके, BC लाइन के। तो बताइए कि जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन या रिलेशन जो है वो ट्रू है, ये चेक करना है। देखिए जब भी इस तरह का सवाल आता है, आपने हमेशा थेल्स थ्योरम का ध्यान रखा हुआ है, और थेल्स थ्योरम के चक्कर में, क्योंकि आपने देखा है कि एक लाइन पैरेलल दे दी है, फटाफट से मैथ्स के टीचर ने हमें तो थेल्स थ्योरम बताई है, आप उसी के ऊपर ध्यान लगाने लग जाते हैं। और अगर आप ऐसा करते हैं, कॉन्सेप्ट नहीं समझते, तो फिर जब आपको, देखिए थेल्स थ्योरम की हेल्प से अगर आपको ये और ये साइड या ये साइड फाइंड करनी हो तो आप आराम से कर लेते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आपको ये वाली बेस फाइंड करनी पड़ जाती है, ये वाली और ये वाली, तो प्रॉब्लम होती होगी। ये स्टैंडर्ड्स वाले बच्चों के साथ भी बड़ी प्रॉब्लम हुई है। तो यहाँ पर मैं आपका ध्यान इस तरफ लेकर आ जाना चाहता हूँ। देखिए कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल सा है। जब भी इस तरह के आपको ट्राइंगल मिलते हैं, मतलब आप एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, एक लाइन के पैरेलल, ट्राइंगल के अंदर एक लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो आप देखिए दो ट्राइंगल आपको मिल जाते हैं, एक तो एक ADE और दूसरा बड़े वाला ट्राइंगल ABC। तो वो बड़े वाला ट्राइंगल भी मैं यहाँ पर आपके लिए ले लेता हूँ इस तरीके से, ये देखिए, ठीक है, ये हो गया। तो इसका नाम तो आप बोल दीजिए यही छोटे वाला ट्राइंगल, दैट इज ADE, ओके। और ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल मैं इसको यहाँ मार्क कर देता हूँ, दैट इज ABC। तो जो आपको बात ध्यान रखनी है वो ये है कि जब भी आपके पास कोई ट्राइंगल होता है और आप उसके अंदर एक लाइन ड्रॉ करें किसी एक लाइन के पैरेलल, तो ये जो दो ट्राइंगल आपके पास आ गए हैं, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, सिमिलर ट्राइंगल होते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि देखिए एंगल क्राइटेरिया की हेल्प से ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। तो और ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होते हैं, और ए एंगल दोनों के पास है, कॉमन है। तो एंगल क्राइटेरिया की हेल्प से आप कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो गए, अपना सिमिलर ट्राइंगल हो गए। अब जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो आप कह सकते हैं कि AD अपॉन AB, ओके, इक्वल टू AE अपॉन AC, दिस इज AE अपॉन AC, और DE अपॉन, यानी DE अपॉन कितना BC, ये चीज आ गई, है ना। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड के जो रेशियो होते हैं वो इक्वल होते हैं, किसमें, अगर आपके पास ट्राइंगल सिमिलर हो। तो देखिए
अगर अब मैं आपसे बात करूं इस फिगर को देख के, हमारे पास डीई वाला कौन सा, ये तो डीई वाला हो गया और ये बीसी वाला हो गया, तो डीई बीसी ये ले लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए ए ही दिया हुआ है ये वाला, और पूरी की पूरी लेंथ दी हुई है एसी, तो अब हम इसी रेशियो का इस्तेमाल करेंगे पूरे के, और तो कोई जरूरत नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे ए ई की वैल्यू बताइए कितनी है, तो आप कहेंगे सर ए है, तो आप लिख दीजिए ए। आपसे पूछा जाए ए सी की वैल्यू कितनी है ना, तो आप कहेंगे सर ये पूरी की पूरी लेंथ ए सी यानी ए प्लस बी, यहाँ पे लिख दीजिए दिस इज ए प्लस बी। ये किसके इक्वल है, डीई के, तो डीई की वैल्यू कितनी है एक्स, तो ये लिख दीजिए एक्स। और बीसी की वैल्यू कितनी है, दैट इज दिस वन वाई। ओके, तो अब देखिए यहां तक पहुंच जाने के बाद आपका काम क्या है, अब आप ऑप्शंस को एनालिसिस कीजिए। अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो आप कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू a इंटू वाई अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है सी पे। तो 1 मिनट के लिए उसको फाइनल नहीं करते, रख देते। वहीं अगर हम y की वैल्यू निकालना चाहें इसके हेल्प से, इस वाले की हेल्प से, तो यहां से y की वैल्यू आपके पास क्या आती है, y की वैल्यू आ जाती है y इज इक्वल टू एक्स इंटू ए प्लस बी अपॉन कितना a। तो देखिए क्या ये वैल्यू कहीं आपको दिखाई दे रही है y की, बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि ये तो ax है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ये ऑप्शन तो है ही नहीं, और ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, क्योंकि x अपॉन वाई, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, जल्दी आते हैं थेल्स थ्योरम का हिसाब लगाते हैं और उसको गलत कर देंगे, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन आपके लिए कौन सा हो गया, सी हो गया। ऑल राइट, सो दिस इज इट, क्वेश्चन नंबर 11। ओके, मिलते हैं आपसे क्वेश्चन नंबर 12। तो दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट्स, सॉरी 12। देखिए जरा ऐसे, the coordinate of the point P dividing the line segment joining the point A 1,3 and B 4,6 internally in the ratio 2:1 are. Alright. So basically जो क्वेश्चन है ये है आपका एक्सरसाइज 7.1 के कॉन्सेप्ट से। तो क्या कह रहा है, जरा क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट आपने फाइंड करने हैं, जो इन दोनों कोऑर्डिनेट्स की लाइन ज्वाइनिंग को 2:1 पे डिवाइड करता है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। अगर आप इसको एक बार इमेज के थ्रू, पिक्चर के थ्रू भी देखना चाहते हैं तो मैं आपके लिए यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये एक लाइन ज्वाइनिंग आ गई हमारे पास, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, ए कोऑर्डिनेट है 1,3 और दूसरा कोऑर्डिनेट बी है, दैट इज 4,6। ऐसे लिख देते हैं, है ना। तो यहाँ पर एक पॉइंट है, कहीं आप यहाँ पे ले लीजिए, इसके कोऑर्डिनेट आपने फाइंड करने हैं, सॉरी फॉर दिस, दिस, और इसके फाइंड करने हैं विच इज एक्स कॉमा वाई। ओके, तो इसने 2:1 में इस लाइन जॉइनिंग को डिवाइड कर दिया है। तो ये कॉन्सेप्ट चला जाता है सेक्शन फार्मूला पे, और सेक्शन फार्मूला में हमें पता है कि अगर हमें इस तरह से कोऑर्डिनेट निकालने होते हैं तो सेक्शन फार्मूला क्या कहता है वो एक बार देख लेते हैं। इस तरह की कंडीशन दी होती है, सो x इज इक्वल टू कितना, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। सिमिलरली अगर आप यहाँ से y की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो फॉर्मूला इज m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। बस अब आप इस सेक्शन फॉर्मूले का इस्तेमाल करें, आंसर आपके पास 1 मिनट में आ जाएगा। ठीक है, चलिए उससे पहले हम यहाँ पर जो वैल्यूज हमें गिवन है उनको लिख लेते हैं। तो x1 इज इक्वल टू 1 एंड y1 इज इक्वल टू 4। इसके अलावा m1 इज इक्वल टू 2। सिमिलरली अगर आप x2 की बात करें, x2 इज इक्वल टू 4। ओके, x2 इज इक्वल टू 4, y2 इज इक्वल टू 6। यहाँ पर ये जो मैंने 4 ले लिया है गलत ले लिया है, यहाँ ये 4 नहीं आना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर y1 की वैल्यू क्या होगी वो लिख देते हैं, y1 की वैल्यू होती है 3। दिस, ये थोड़ा गलत लिख दिया हमने। अब ठीक है, तो m2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, दैट इज 1। तो अगर आप इस सेक्शन फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे तो आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू हमारे लिए क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू, ओके, 2, x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 है, तो 4 लिख दीजिए यहाँ पे, प्लस
m2 की वैल्यू कितनी है 1 है और x1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आपके पास आ जाएगा m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 1 हो गया। आगे सॉल्व करें, 2 इंटू 4 8, 8 प्लस 1 क्योंकि 1 इंटू 1 1 होता है, तो 8 प्लस 1 कितना हो गया, इट इज 9 और डिनोमिनेटर में क्या आ गया 3, इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ गया 3। तो ये तो वैल्यू है x की। इसी तरह से अगर आपको y की वैल्यू निकालनी है तो y के लिए देखिए m1 इज इक्वल टू 2 और y2 इज इक्वल टू कितना है 6, सॉरी m1 इज इक्वल टू 2 एंड y2 इज इक्वल टू 6, बिल्कुल सही था, तो इसको यहाँ लिख दीजिए, प्लस m1 की वैल्यू m2 की वैल्यू 1 है और y1 की वैल्यू कितनी है 3 है, तो ये रख दीजिए आप 3 और डिनोमिनेटर में कितना आ जाए 2 प्लस 1 दैट इज 3। आगे सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 6 12, 12 प्लस 3 15/3 हो गया ये, इसको सॉल्व कीजिए तो कितना आ गया वैल्यू 5 आ गया। तो जो x की वैल्यू है वो है 3 और y की वैल्यू है 5, तो कोऑर्डिनेट आपके पास क्या हो जाएगा, दिस इज 3,5। ओके, तो देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन हमारे लिए कौन सा है। करेक्ट ऑप्शन इज डी, दिस इज द आंसर। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। तो दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 13, देखते हैं क्या कह रहा है। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3825 इज, ऑलराइट। सो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें इस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। एक्सरसाइज 1.2 से है ये क्वेश्चन, जो कॉन्सेप्ट इसका लगना है। ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम आती है कि बच्चे जो हैं डिवाइड नहीं कर पाते, हमें सोच ही नहीं पाते ऐसे किससे डिवाइड करें। तो देखिए सबसे सिंपल सा है ये, सबसे पहले आप यहाँ लिख लें 3825 इस तरीके से, और इस तरीके से आपके टीचर ने जरूर आपको सिखाया होगा कि आपको इस तरह से बनाना होता है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि मैं से सबसे पहले किस नंबर से डिवाइड करूं, तो देखिए प्राइम नंबर आपको पता है कहाँ से शुरू होते हैं, 2 से, 3 है, 5 है, अपना 7 है, इसके बाद आप 11 है एंड सो ऑन, यहाँ तक जा रहे हैं ना। तो आप देखिए कि क्या ये 2 से हो रहा है, 3 से हो रहा है, 5 से हो रहा है, ज्यादा नहीं भी सोचना। देखिए वंस प्लेस पे 5 है तो डेफिनेटली 5 से तो होगा ही होगा, तो पहले आप इसे 5 से डिवाइड कर दो। तो जब आप 3825 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, दिस इज 765। ओके, अब अगेन 765 को आप क्या करें 5 से फिर डिवाइड कर दे, क्योंकि देखिए वंस प्लेस पे क्या आ रहा है 5 आ रहा है, चलो इसे 5 से कर देते हैं, तो कितना आ गया, इट इज 153। अब यहाँ पर आके थोड़ा बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, अब मैं इसे किससे डिवाइड करूं, या वंस प्लेस पे 3 आ रहा है और नंबर आ गया, 5 से तो नहीं होगा। तो देखिए आप इनके तीनों डिजिट को सम करके देखें, तो 5 प्लस 3 कितना होता है 8, 8 प्लस 1 ये हो गया 9, तो यानी 3 के टेबल में आने वाला है। अब आप कहेंगे सर तो 9 के भी आएगा, लेकिन 9 से हमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हमें तो प्राइम नंबर चाहिए। तो आप इसे क्या करें 3 से डिवाइड करें। ठीक है, तो जैसे आप इसे 3 से डिवाइड करेंगे, देखिए कितना आ जाएगा, 3 से किया आपने से तो इट इज 51। फिर 3 से कर लें, 5 प्लस 1 6 होता है ना, तो 3 से करें कितना आ गया 17 आ गया, लो खत्म ही हो गया तो कुछ। तो यहाँ पर अब लास्ट नंबर हमारे पास कौन सा बचा 17, क्योंकि 17 एक खुद में प्राइम नंबर है, तो ये 1 हो गया। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि 3825 इज इक्वल टू कितना, ऑर्डर में लिख लेते हैं, 3 रेज टू पावर 2 इंटू 5 रेज टू पावर 2 इंटू 17। ऑलराइट, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन कहाँ पर आ रही है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन आ रही है सेक्शन सी पे, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, चलिए देखते हैं अब अपना अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 14। तो दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 14, देखिए जरा इसको ध्यान से। इन द फिगर गिवन बिलो, AD equal to 4 centimeter, BD equal to 3 centimeter and CB equal to 12 centimeter. Then cot theta equals. Alright. So basically इस क्वेश्चन में अगर आप इस फिगर को कंसीडर कर रहे हैं तो इस फिगर को जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पर दो राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहे हैं, एक दिखाई दे रहा है ADB ये वाला, और दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल है ABC ये वाला। ठीक है, तो इसमें इस ट्राइंगल में हमारे पास AD की वैल्यू गिवन है, तो AD इज इक्वल टू कितना हो गया 4 हो गया, और BD की वैल्यू गिवन है दैट इज 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और CB की वैल्यू भी गिवन है, CB इज इक्वल टू कितना 12 हो गया, ये वैल्यूज हमें गिवन है। ठीक है ना, अब आपने क्या करना है, आपको पूछा गया है कि कॉट थीटा की वैल्यू निकालो। तो कॉट थीटा की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको ये वाली वैल्यू यानी ये वाला ट्राइंगल कंसीडर करना है, ABC वाला। अगर मैं आपको रफली यहां बना के दिखा दूं तो आपको ABC वाला ट्राइंगल को कंसीडर करना है। ठीक है ना, क्योंकि थीटा आपको यहां पर गिवन है, ये बात हो गई।
अब प्रॉब्लम ये है कि जब आप इस ट्राइंगल को कंसीडर करके कॉट थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होता है, कॉट थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन परपेंडिकुलर, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और यहाँ पर बेस कौन है, सी बी है, और ए बी हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये ए बी हो गया। अब हमारे पास जो कंडीशन गिवन है उसमें ए बी गिवन नहीं है, तो अगर हम किसी तरीके से ए बी की वैल्यू निकाल लें तो हमारा क्वेश्चन खत्म, कुछ बचा ही नहीं। सी बी की वैल्यू हमारे पास है, तो ए बी की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, हम ए बी की वैल्यू निकाल सकते हैं इन ट्राइंगल ए डी बी से। तो चलिए मैं यहीं पे आपको करके दिखाता हूं। इन ट्राइंगल ए डी बी, आप देखिए पहले यहाँ पे, इन ट्राइंगल ए डी बी, जो कि कुछ इस तरीके से है, जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए, दिस इज ए, दिस इज डी एंड दिस इज बी। ओके, और हमें क्या करना है, हमें ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए ए बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप कह सकते हैं दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाएगी। दिस इज इक्वल टू ए बी रेज टू पावर 2 इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस कितना, ए डी स्क्वायर। बस आप इनकी वैल्यूज को पुट करें, आंसर आपके पास। तो बी डी की वैल्यू कितनी है, 3, 3 रेज टू पावर 2 हो गया। ए डी की वैल्यू कितनी है, 4, 4 रेज टू पावर 2 हो गया। सो दिस इज 9 प्लस 16, तो कितना हो गया, 25। ओके, तो ये वैल्यू आ रही है 25 किसकी, ए बी स्क्वायर की। तो ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए बी इज इक्वल टू 5। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए बी इज इक्वल टू 5, लीजिए ये वैल्यू आ गई, है ना, बस खत्म। तो अगर अब आपको कॉट थीटा की वैल्यू निकालनी है तो बी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना है इस वाले ट्राइंगल में, जो कि ये वाले ट्राइंगल की बात हो रही है, बेस है आपके पास 12, तो लिख दीजिए 12, और परपेंडिकुलर अभी आपने निकाला इस ट्राइंगल का, दैट इज 5, तो ये हो गया 5। तो आप देख सकते हैं कि आपके लिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन विल बी डी। ओके, दिस इज द क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं अपना अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 15। सो दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 15। इफ ABCD is a rectangle, find the value of x and y. Alright. So basically ये क्वेश्चन जो है चैप्टर नंबर 3 से है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। फिगर दी हुई है तो फिगर की हेल्प से हम थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं और फिर हमारे लिए इक्वेशंस आ जाएंगी। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि ABCD एक तरह का रेक्टेंगल है जो कि यहाँ पे आपको अवेलेबल है, तो इसमें x और y की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो रेक्टेंगल की बात आप जानते हैं कि इसकी अपोजिट साइड आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। तो आप कह सकते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, ऐसे लिख दीजिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। और ये वाली अपोजिट साइड है तो आप कह सकते हैं x माइनस वाई इक्वल टू कितना, 8, खत्म। तो बस अब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए, आपके पास x और y की वैल्यू आराम से आ जाएगी। तो कभी भी आपके पास इस तरह की इक्वेशन आए, सबसे पहले आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड करें, ऐड इक्वेशंस। तो जैसे आप इसे ऐड करेंगे तो x प्लस एक्स 2x हो गया, और y कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया, 12 प्लस 8 कितना होता है, 20 होता है। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 10 होगी। अब आप इस x की वैल्यू को इनमें से किसी इक्वेशन में, चाहे 1 में कर दीजिए चाहे 2 में पुट कर दीजिए। तो अगर हम 1 में करते हैं तो आप कह सकते हैं 10 प्लस वाई इक्वल टू 12। सो y इज इक्वल टू कितना, 12 माइनस 10, वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, ठीक है। तो x की वैल्यू है 10 और y की वैल्यू है 2। तो देख लेते हैं हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, x इक्वल टू 10 एंड y इक्वल टू 2। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। स्टूडेंट दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, देखिए जरा। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC, इफ AC is equal to BC and AB square is equal to 2AC square, then measure of angle C will be, alright। तो क्या मतलब है इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का मतलब है कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है, ABC, और उसमें ये दो साइड AC और BC आपस में क्या है, इक्वल है। उसके अलावा AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर, मतलब जो AB स्क्वायर एक साइड है वो दूसरी साइड के डबल और उसके स्क्वायर के इक्वल है। तो बताइए एंगल C की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, चलो एक फिगर हम इसके पहले बना लेते हैं ताकि थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाए क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए अगर मैं बोलता हूँ ये ट्राइंगल है ABC और इसमें कहा गया है कि आपके पास दो साइड यानी AC और BC ये दोनों इक्वल है ना, और कहा जा रहा है कि इस एंगल C को मेजर करें, यानी ये वाला एंगल मेजर करना है आपने एक तरह से। ठीक, अभी कर देते हैं। इसके अलावा जो आपने ध्यान रखना है ये है चैप्टर नंबर अपना 6 है,
तो कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें पाइथागोरस थ्योरम का, बेसिकली कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम लगने वाला है। देखिए कैसे। यहाँ पर आप कह रहे हैं कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac स्क्वायर, तो आप लिख दीजिए ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac स्क्वायर। और इसी लाइन को आप कैसे लिख सकते हैं, आप इस तरह से लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ac स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। और ये ऑलरेडी गिवन है कि AC इज इक्वल टू किसके, BC के, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, अपना BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ये चीज हो गई। तो AB के जो अपोजिट, यानी कि अगर ये कंडीशन आ गई है तो आपको नहीं लगता ये पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बात हो रही है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम में यही कहा जाता है द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, और जिस साइड के स्क्वायर ये इक्वल होता है सम, उसके अपोजिट वाला एंगल कितना होता है, दैट इज 90 डिग्री। तो ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया बेसिकली। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल भी है। तो हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाता है, ऑप्शन डी। तो इसका रीजन आप बोल सकते हैं कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलिए अब चलते हैं अपने अगले सवाल पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। तो दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 17। If -1 is a zero of the polynomial px x square minus 7x minus 8, then the other zero is. Alright. So क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ये एक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और इसका एक जीरो है -1, तो बताइए इसका दूसरा जीरो की वैल्यू क्या होगी, मतलब सेकंड जीरो निकाल के दिखाइए। ठीक है, तो यहाँ पर आप पहले पॉलिनोमियल को लिख लीजिए। पॉलिनोमियल है आपके पास px इज इक्वल टू कितना, एक्स स्क्वायर -7x -8। देखिए इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, चाहे तो आप इसको वही मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की हेल्प से सॉल्व कर दीजिए, फैक्टराइजेशन मेथड, या बहुत ही सिंपल जाना है आपने तो आपको याद होगा, मैं कॉन्सेप्ट आपको याद दिला देता हूँ कि अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ओके, और इसके जीरोज होते हैं कौन से, दो जीरोज हैं, एक है अल्फा और एक है बीटा। तो आप जानते हैं कि इन दोनों के जीरो का जो सम होता है दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ b अपॉन a, राइट। और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होता है, अल्फा डॉट बीटा दैट इज इक्वल टू c अपॉन ए। ये कॉन्सेप्ट आप सीख कर आए हैं एक्सरसाइज इसमें 2.2 पे, ये सीख कर आए हैं रिलेशन बिटवीन जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जब आपको एक जीरो ऑलरेडी गिवन है दैट इज -1, तो आप यहाँ से क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं -1 प्लस आप x कह दीजिए दूसरे जीरो को, है ना, या बीटा कह दीजिए, इज इक्वल टू -7 अपॉन 1, क्योंकि यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है, -7 है, और माइनस आप बाहर ले लेंगे, है ना, इस तरह से ले लीजिए, और अपॉन में 1 आ गया, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, 1 है। तो आप आगे से सॉल्व करें, -1 प्लस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। 1 को आप इधर ले जाइए, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 7 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 8। तो जो दूसरा जीरो होगा उसकी वैल्यू कितनी है, 8 है। तो एक जीरो तो 1 है और दूसरा जीरो कौन है, पॉजिटिव 8। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे लिए क्या हो गया, डी हो गया। ऑलराइट स्टूडेंट, तो चलिए देखते हैं अपना अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 18। सो दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 18। इन अ थ्रो ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेम नंबर ऑन ईच डाई इज। ऑलराइट, सो बेसिकली स्टूडेंट ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखिए। इसमें कह रहा है कि अगर आपके पास एक पेयर ऑफ डाइस है, यानी दो डाइस है, और आप उसको अगर एक बार थ्रो करते हैं, तो बताइए कि दोनों पे सेम नंबर आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए जब भी आप दो डाइस को थ्रो करते हैं तो आपको पता है कि जो सैंपल स्पेस बनता है, यानी कि सैंपल स्पेस मतलब जिसमें सारी आउटकम्स लिखते हैं हम, तो सैंपल स्पेस जो हम बनाते हैं उसमें टोटल आउटकम्स कितनी आती हैं, 36 आती हैं। इस चीज का ध्यान रखें। 36 कैसे आती है मैं आपको एक बता रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए आप कह सकते हैं कि सर पहले डाइस पे 1 आया होगा और दूसरे डाइस पे भी 1 आया होगा। ऐसा हो सकता है पहले डाइस पे 1 आया, दूसरे डाइस पे 2 आया। सिमिलरली 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, ये सारे आउटकम्स जो है पॉसिबल आउटकम्स हैं। इसके अलावा ऐसे ही 2,1 एंड सो ऑन, सारा ऐसे आता रहता है। ये आपने सैंपल स्पेस देखा होगा। तो प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है कि दोनों पे सेम आने चाहिए, जैसे 1,1 हो गया, 2,2 हो गया, 3,3 हो गया, है ना, 4,4 हो गया, 5,5 हो गया, इस तरीके से। एक और आपके पास 6,6 हो गया। तो सेम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है वो बताइए। तो आप जानते हैं कि ऐसा कितनी बार होगा, 6 बार होगा। ये टोटल 6 आउटकम्स ऐसी आएंगे जिसमें दोनों पे सेम नंबर आने वाले हैं।
तो आप कह देंगे प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 6/36। ऑलराइट, सो द आंसर इज 1/6। तो यहाँ पे हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्लियर है? अगर कोई डाउट भी हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अपने अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 19। स्टूडेंट, दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 19। इसमें देखिए क्या कहता है ये, द मिड पॉइंट ऑफ 3p, 4 and -2, 2q is 2, 6. Find the value of p plus q. All right. तो बेसिकली आपको इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आपके पास दो कोऑर्डिनेट्स हैं 3p, 4 और -2, 2q। अगर आप इन दोनों का मिड पॉइंट निकालते हैं तो वैल्यू क्या आती है? 2, 6 आती है। ये वैल्यू आ रही है। तो बताइए p प्लस q की वैल्यू क्या होगी? तो मेन पॉइंट क्या है कि आप पहले p और q की वैल्यू निकाल लीजिए, फिर उनका आप सम कर दीजिए। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट है ये हमारा एक्सरसाइज 7.2 से, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ मिड पॉइंट। जब आपके पास दो कोऑर्डिनेट होते हैं तो आप जानते हैं कि अगर आपके पास मान लीजिए कि ये एक लाइन जॉइनिंग है, पहले मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कॉन्सेप्ट। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास दो कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। एक कोऑर्डिनेट है a जिसके वैल्यू हैं x1, y1, और दूसरा कोऑर्डिनेट यानी b है जिसकी वैल्यू है x2, y2। अगर आप इसका मिड पॉइंट निकालते हैं, आप कहते हैं कि भाई इसका एक मिड पॉइंट है, कौन? p है, तो p के कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। तो आप जानते हैं कि मिड पॉइंट निकालने के लिए, यानी इस x की वैल्यू को निकालने के लिए आप कह सकते हैं x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y इज इक्वल टू कितना? y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये वाली वैल्यू बोलते हैं, है ना? तो बस अब आप इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करें और आप आंसर निकाल के फटाफट दे दें। तो यहाँ पर आपको ऑलरेडी मिड पॉइंट पता है, आपको पता है कि यहाँ पे p के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 2, 6 है। तो आप कह सकते हैं ये x जो है 2 है, सो दिस 2 इज इक्वल टू कितना? 3p प्लस कितना? -2, क्योंकि यहाँ पे x1 की वैल्यू कितनी है मैं आपको यहाँ लिख के बता देता हूँ। x1 इज इक्वल टू 3p। पहले कोऑर्डिनेट का जो x पार्ट है उसको हम x1 बोलते हैं, दूसरे कोऑर्डिनेट का जो x पार्ट है उसको हम x2 बोलते हैं, दैट इज -2। और पहले कोऑर्डिनेट का जो y वाला पार्ट है उसको हम y1 बोलते हैं, दूसरे कोऑर्डिनेट का जो y वाला पार्ट है यानी y2 उसको हम 2q बोलते हैं, मतलब सॉरी उसको y2 बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे y2 की वैल्यू क्या है? 2q है, और y1 की वैल्यू क्या है? 4 है। तो सारी वैल्यूज आपको मिल गई। तो 3p -2 हो गया ये, और आगे आप इसको लिख सकते हैं अपॉन 2। आगे इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप देखिए 2 इंटू 2 4 हो गया, 4 इज इक्वल टू 3p -2। आगे इसे सॉल्व करेंगे तो -2 को इधर ले जाइए, 4 प्लस 2 कितना होता है? 6, 6 इक्वल टू 3p, और p की वैल्यू कितनी हो गई? 6/3। सॉल्व कीजिए, दिस इज 2 हो गया। चलो, ये वाली बात आ गई हमारे पास, है ना? चलिए अब बात कर लेते हैं y की। तो y के लिए कैसे करेंगे, मतलब q निकालना है ना हमें, तो एक मिनट मुझे थोड़ा स्पेस की जरूरत। चलो इसमें सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ से y की वैल्यू बात करें तो y की वैल्यू कितनी है? 6 है, ये देखिए ये रहा। और इसके पास y1 की वैल्यू करें 4 है, तो 4 प्लस 2q हो गया अपॉन 2। तो यहाँ से आप कह सकते हैं 12 इक्वल टू 4 प्लस 2q, मतलब 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, और 4 को आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाइए तो 12 माइनस 4 कितना होता है? 8 इक्वल टू 2q। q की वैल्यू कितनी हो गई? 8/2। सॉल्व किया, दैट इज 4। तो वैल्यू अभी हमारे पास किस किस की आई है? p और q की आई है। p की वैल्यू है 2 और q की वैल्यू है कितनी? 4। बट हमें तो नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? हमें प्लस करना है इनका। हमारे से पूछा गया है p प्लस q बताओ क्या होगा। तो 2 प्लस 4 करेंगे, कितना आ गया? 6 आ गया। सो द करेक्ट ऑप्शन इज b। ठीक है, मैं आपको करके दिखाया, तो मैंने करके नहीं दिखाया। p प्लस q की वैल्यू निकालनी है, यानी 2 प्लस 4 करना है, दैट इज 6। तो करेक्ट ऑप्शन इज b। ऑलराइट स्टूडेंट, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 20। ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, क्योंकि हम इसमें सिर्फ सेक्शन ए को कवर कर रहे हैं। अगली वीडियो में हम सेक्शन बी को कवर करेंगे। तो क्या है ये क्वेश्चन, जरा देखिए। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 147/120 will terminate after how many places of decimal? All right. So student, बेसिकली इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि ये जो रैशनल नंबर आपको दिया गया है p/q, ये कितनी डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होगा। ठीक है, आपको याद होगा अभी हमने इसी वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 किया था।
तो उसमें हम सिर्फ यही चेक कर रहे हैं कि नंबर टर्मिनेटिंग है या नहीं, मतलब नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन अब हमें यहाँ पर क्या कह रहे हैं, हमसे ये पूछा जा रहा है कि ये टर्मिनेट अगर होगा तो कितने डेसिमल प्लेसेस पे होगा, ये बताओ, है ना। तो देखिए, अब ये क्वेश्चन को जरा ध्यान से आपने देखना है। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पर 147 ऐसे लिखें और 120 के अगर आप फैक्टर लिखते हैं तो आप कह सकते हैं दैट इज 3 इंटू 2⁻³ इंटू 5। अब बच्चे क्या करते हैं, यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं ये सोच के कि भाई डिनोमिनेटर में तो 3 भी आ गया और अगर नंबर में इसको टर्मिनेट होना चाहिए तो सिर्फ 2 आना चाहिए, 5 आना चाहिए, और बस वो वहीं पे बैठ जाते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं और घर आके बोलते हैं पेपर बड़ा ट्रिकी था, कंफ्यूजिंग था। तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 8 में भी बताया था कि अगर आपके पास कोई भी नंबर P/Q की फॉर्म में है तो आप क्या करेंगे, आप Q के फैक्टर निकालेंगे और Q के जो फैक्टर हैं वो 2⁻m इंटू 5⁻n की फॉर्म में होने चाहिए। यानी कि Q के जो फैक्टर्स हों उसके पास या तो सिर्फ 2 हो या 5 हो या दोनों हो, 2 और 5, इसके अलावा कोई और नहीं होने चाहिए। राइट, ये वाली बात मैंने आपको बताई थी। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर ये कैंसिल हो रहा हो तो कैंसिल कर देना। तो देखिए, अगर आप इसे कैंसिल करेंगे, 3 को इससे कैंसिल करेंगे, आराम से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा, दैट विल बी 3 से कैंसिल करने पे 49। तो ये नीचे जो डिनोमिनेटर है ये इस तरह से आ जाएगा 49 2⁻³ इंटू 5, इस तरीके से आ गया, है ना। तो देखिए अब आ गया ना इसमें सिर्फ 2 और 5 की फॉर्म में। तो जब 2 और 5 की फॉर्म में आ गए तो ये नंबर क्या है हमारे पास, टर्मिनेटिंग है। तो कॉन्सेप्ट पे जरूर ध्यान देना, इसे नहीं चलेगा कि क्वेश्चन का बस सोल्यूशन देख के चले जाओ, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। तो अब इससे एक बात तो कंफर्म हो गई कि चलो ये है टर्मिनेटिंग। अब बात आती है कितने प्लेसेस पे। तो जब भी इस तरह का सवाल आ जाए एट हाउ मेनी प्लेसेस, तो आपने क्या देखना है, आपने हाईएस्ट पावर देखनी है। यहाँ पे हाईएस्ट पावर किसकी देखेंगे, जो डिनोमिनेटर में आपने फैक्टर करे हैं, तो आपके पास आपके फैक्टर में 2 भी है और 5 भी है। तो आप देखिए 2 की या 5 की, जिसकी भी हाईएस्ट पावर होगी उतने ही प्लेसेस पे ये टर्मिनेट होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, तो 3 प्लेसेस पे टर्मिनेट हो जाएगा। इतनी बात ध्यान रखिए और इस तरह का कोई भी सवाल आएगा आप उसे आराम से कर पाएंगे। तो देखिए कहां पर आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए, सो बेटा दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। सेक्शन ए आपका कंप्लीट हो चुका है। टोटल क्वेश्चन 20 क्वेश्चन हैं, लेकिन आपने कितने अटेम्प्ट करने थे, 16 क्वेश्चन करने थे। 4 क्वेश्चन की आपके पास चॉइस है। आपको चॉइस कैसे लेनी है वो इसलिए मैंने आपको सारे 20 के 20 क्वेश्चन करा दिए हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सोल्यूशन के पीछे ना भागें, आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझें और इसी तरह के और भी ज्यादा क्वेश्चंस को आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि आपकी और भी ज्यादा प्रिपरेशन जो है स्ट्रांग हो जाए। अगर आप लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो यूट्यूब पे डेली 9 PM क्लास होती है, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे फॉर 10th क्लास स्टूडेंट्स। और इसके अलावा आप मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें फॉर फर्दर अपडेट्स के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम कवर करेंगे अपना सेक्शन बी और उसमें भी इसी तरह से 20 क्वेश्चन को लेंगे पहले और आपकी इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।